अहमदाबाद शहर किसने बसाया? ज्यादातर लोगों के जहन में एक ही नाम आता है, सुल्तान अहमद शाह। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस शहर की असली कहानी, इसकी नींव इससे भी कई 100 साल पुरानी है और इसकी बुनियाद एक ऐसे ताकतवर राजा ने रखी थी जिसका नाम इतिहास की किताबों से लगभग मिटा दिया गया है। आज हम इसी भूली हुई कहानी की परतें खोलने वाले हैं। जी। ये कहानी है 11वीं सदी के एक शक्तिशाली भील राजा आशा भील की। आशा भील? जी, जिन्होंने साबरमती नदी के किनारे एक बहुत ही खुशहाल और तरक्की करती हुई बस्ती बसाई थी। अच्छा। आज हमारी सारी बातचीत डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा के एक लेख पर आधारित है, जो अहमदाबाद के इस गुमनाम संस्थापक राजा के इतिहास पर नई रोशनी डालता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे आशा भील की आशावाल ही आज के जगमगाते अहमदाबाद की असली जड़ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये आशा भील कौन थे और उनकी बस्ती आशावाल ये कैसी जगह थी? जब हम बस्ती शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक छोटे से गांव की तस्वीर बनती है। क्या आशावाल बस एक गांव था? यहीं पर सबसे पहली और बड़ी गलतफहमी दूर होती है। वसावा अपने लेख में साफ करते हैं कि आशावाल कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। अच्छा। ये एक विकसित और संगठित केंद्र था। आशा भील सिर्फ एक कबीले के मुखिया नहीं थे, बल्कि एक दूर की सोचने वाले शासक थे। एक शासक? हाँ, उनकी बसाई आशावाल, जिसे कुछ दस्तावेजों में आशा पल्ली भी कहा गया है, वो साबरमती के किनारे व्यापार और संस्कृति का एक अहम अड्डा बन चुकी थी। मतलब उस जमाने का एक तरह का इकोनॉमिक हब। लेकिन क्या बात इसे इतना खास बनाती थी? इसकी लोकेशन। आशा भील ने जमीन के उस टुकड़े की अहमियत को समझा था। अच्छा। नदी के किनारे उपजाऊ जमीन थी जिससे खेतीबाड़ी अच्छी होती थी और ये व्यापार के रास्ते पर एक जरूरी पड़ाव था। तो मतलब किसान भी थे, व्यापारी भी थे? हाँ, वहाँ किसान भी थे, कारीगर भी थे और व्यापारी भी आते जाते थे। इस लेख में जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि ये कहानी आदिवासी समुदायों के बारे में हमारी सोच को चुनौती देती है। कैसे? हम अक्सर उन्हें सिर्फ जंगलों में रहने वाली शिकारी मान लेते हैं। सही बात है। इतिहास की किताबों में तो यही पढ़ाया जाता है कि आदिवासी समाज मुख्य धारा से कटा हुआ था। बिल्कुल, लेकिन आशावाल का होना ये साबित करता है कि भील समुदाय के पास अपनी प्रशासनिक व्यवस्था थी, अपने नियम कानून थे और एक संगठित समाज था। वो सिर्फ जल, जंगल, जमीन के रखवाले नहीं थे, बल्कि समाज और शहर बनाने वाले भी थे। वाह। आशा भील का शासन इस बात का सबूत है कि भील समुदाय में संगठित राजपाट की एक लंबी परंपरा रही है। एक मिनट, लेकिन क्या ये मुमकिन है कि ये सिर्फ एक बड़ी खुशहाल बस्ती हो और हम इसे राज्य या शासन कह के कुछ ज्यादा महत्व दे रहे हो? मतलब एक आदिवासी राजा का प्रभाव उस समय कितना बड़ा हो सकता था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें बाद के दस्तावेजों से मिलता है। अच्छा। इस लेख के मुताबिक आशा भील का प्रभाव सिर्फ आशावाल तक ही नहीं था, बल्कि आसपास की अरावली की पहाड़ियों और दूसरे इलाकों तक फैला हुआ था। तो काफी बड़ा इलाका था। बहुत बड़ा। बाद में सल्तनत काल के कुछ सरकारी रिकॉर्ड्स में भी इस पूरे क्षेत्र को आशावाल परगना कहा गया है। परगना शब्द एक प्रशासनिक इकाई के लिए इस्तेमाल होता है, किसी गांव के लिए नहीं। सही बात है। इससे साफ है कि ये एक संगठित शक्ति थी, सिर्फ एक कबीला नहीं। वाह। मतलब आशावाल उस समय का एक प्रॉपर अर्बन सेंटर था, एक शहर था। और जाहिर है जब कोई जगह इतनी तरक्की करती है तो बड़ी ताकतों की नजर उस पे पड़ती ही है। बिल्कुल। क्या यही हुआ आशावाल के साथ भी? बिल्कुल। लगभग 1074 ईस्वी के आसपास गुजरात पर चालुक्य वंश का राज था। हाँ, सोलंकी राजाओं का। जी, और उनके सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे कर्णदेव सोलंकी। उनकी नजर आशावाल की इस खुशहाली और दौलत पर पड़ी। उन्हें लगा कि इस रणनीतिक जगह को अपने कब्जे में लेना चाहिए और यहीं से टकराव की शुरुआत हुई। तो फिर युद्ध हुआ होगा। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई थी या एक बड़ा युद्ध? ये एक बहुत बड़ा और भीषण युद्ध था और इसका जिक्र सिर्फ लोक कथाओं में नहीं है। अच्छा। इसका एक पुख्ता ऐतिहासिक सबूत मिलता है प्रबंध चिंतामणि नाम के एक ग्रंथ में। प्रबंध चिंतामणि, ये तो बहुत जाना माना ग्रंथ है। जी, ये उस दौर का एक बहुत महत्वपूर्ण जैन दस्तावेज है जिसे मेरुतुंग आचार्य ने लिखा था। जब ऐसे स्थापित ग्रंथों में किसी आदिवासी राजा के इतने जबरदस्त संघर्ष का जिक्र होता है तो ये साफ हो जाता है कि ये कोई मामूली झड़प नहीं थी। मतलब सत्ता का एक बड़ा टकराव था। बिल्कुल। और जाहिर है एक तरफ चालुक्य जैसी बड़ी सल्तनत की विशाल सेना और बेहतर हथियार, और दूसरी तरफ आशा भील और उनके योद्धा जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे।
हाँ, और लेख के अनुसार उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। ये उनकी बहादुरी और बलिदान की कहानी है। वो जानते थे कि सामने बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार कर्णदेव सोलंकी की जीत हुई। और यहीं से इस शहर की कहानी एक नया मोड़ देती है। हाँ, और यहीं से शहर का नाम भी बदलने लगता है ना। बिल्कुल। सबसे पहले था आशावाल, जिसे आशा भील ने बसाया था। आशावाल। युद्ध जीतने के बाद राजा कर्णदेव ने इसका नाम बदलकर अपनी रानी के सम्मान में कर्णावती रख दिया। कर्णावती। और फिर सदियों बाद 1411 में जब गुजरात सल्तनत के सुल्तान अहमद शाह ने इसे अपनी राजधानी बनाया तो शहर को नाम मिला अहमदाबाद। वाह, तो आशावाल से कर्णावती और फिर अहमदाबाद, एक ही शहर की 3 पहचान। जी, लेकिन मुझे एक बात हैरान कर रही है। आमतौर पर जब कोई राजा किसी जगह को जीतता है तो वो पुरानी हर निशानी मिटा देना चाहता है। क्या कर्णदेव ने भी आशावाल को पूरी तरह तबाह कर दिया? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्रोत के मुताबिक उन्होंने आशावाल को नष्ट करने के बजाय उसी नींव पर एक और मजबूत शहर बनाया। उसी नींव पर। हाँ, उन्होंने कर्णावती को अनिलवाड़ा पाटन के बाद अपनी दूसरी सबसे अहम राजधानी बनाया। ये एक तरह से आशा भील की दूरदर्शिता को एक अनचाहा सम्मान देने जैसा था। सही बात है। यह मानना था कि जो नींव रखी गई है वो इतनी अच्छी और रणनीतिक रूप से मजबूत है कि उसे तोड़ने की जरूरत नहीं, बल्कि उस पर और निर्माण करने की जरूरत है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि आज के अहमदाबाद का जो ब्लूप्रिंट है उसकी पहली लकीरें आशा भील ने ही खींची थी। बिल्कुल। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर आशावाल इतना जरूरी था और कर्णदेव ने भी उसे इतना महत्व दिया, तो आज हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ अहमद शाह का नाम क्यों जानते हैं? मेरी स्कूल की किताबों में आशा भील का जिक्र क्यों नहीं था? इसका सीधा जवाब उस पुरानी कहावत में है कि इतिहास हमेशा जीतने वाले लिखते हैं। अच्छा। जब चालुक्यों की जीत हुई तो उनके दरबारी इतिहासकारों ने कर्णदेव की जीत की बड़ाई में कसीदे पढ़े। उनकी तारीख में कर्णदेव हीरो थे। और आशा भील? इस प्रक्रिया में जो राजा हार गया, यानी आशा भील, उनके योगदान को या तो छोटा कर दिया गया या पूरी तरह से भुला दिया गया। हारे हुए राजाओं की कहानियां अक्सर मिटा दी जाती हैं। तो अगर लिखा हुआ इतिहास विजेताओं का है, तो हारने वालों का इतिहास कहाँ जाता है? क्या वो बस मिट जाता है? नहीं, वो बस अपना रूप बदल लेता है। मतलब? वो किस्सों, कहानियों और लोकगीतों में जिंदा रहता है। भील समुदाय की मौखिक परंपराएं बहुत समृद्ध हैं। हाँ, ये तो मैंने सुना है। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी आशा भील की वीरता की कहानियां सुनाई। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये उनका अपना आर्काइव है, उनका अपना दस्तावेज है जो सत्ता के लिखे इतिहास को चुनौती देता है। कमाल है। जब भील समुदाय के बुजुर्ग अपने बच्चों को आशा राजा की कहानी सुनाते हैं तो वो अपने समुदाय के गौरव, उनके साहस और उनके योगदान को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे होते हैं। मतलब एक तरह से 2 इतिहास एक साथ चल रहे थे, एक जो कागज पर लिखा जा रहा था और दूसरा जो लोगों की यादों और कहानियों में जिंदा था। बिल्कुल है कि कर्णदेव और फिर अहमद शाह के शासन के काफी बाद तक भी सरकारी भूमि रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों में उस इलाके को आशावाल परगना या आशावाल की जागीर के नाम से ही जाना जाता था। अरे वाह! ये दिखाता है कि भले ही शहर का नाम कर्णावती या अहमदाबाद हो गया हो, लेकिन लोगों और प्रशासन की नजर में उस जगह की असली पहचान आशावाल ही थी। नाम मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन पहचान इतनी गहरी थी कि मिटी नहीं। बिल्कुल नहीं मिटी। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? इसका सीधा मतलब तो यही हुआ कि आज का अहमदाबाद, जो भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, एक बड़ा आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है, उसकी नींव एक आदिवासी राजा ने रखी थी। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये तो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। और यही सबसे बड़ा इंसाइट है इस लेख का। ये सिर्फ अहमदाबाद का इतिहास नहीं बदलता, ये हमें भारत के शहरीकरण को देखने का एक नया चश्मा देता है। एक नया चश्मा? हाँ। हम अक्सर सोचते हैं कि शहर राजाओं, सुल्तानों या अंग्रेजों ने बसाए, लेकिन ये कहानी बताती है कि शहरीकरण की पहली ईंट अक्सर उन समुदायों ने रखी जिन्हें बाद में हाशिए पर धकेल दिया गया। ये तो एक पैटर्न हो सकता है। बिल्कुल, ये एक पैटर्न है जो शायद हमें भोपाल से लेकर रांची तक कई शहरों में देखने को मिल सकता है, जहाँ की नींव यहाँ के मूल निवासियों ने रखी थी। इसका मतलब है कि आदिवासी सिर्फ इतिहास के मुख्य दर्शक नहीं थे,
जैसा हमें दिखाया जाता है, बल्कि वो इतिहास की निर्माता थे। हाँ, निर्माता थे। वे शहर बसा सकते थे, राज्य चला सकते थे और अपनी जमीन की रक्षा के लिए बड़ी बड़ी सल्तनतों से टकरा सकते थे। बिल्कुल। आशा भील का बसाया आशावल आज के अहमदाबाद के रूप में खड़ा है, जो इस बात का सबसे बड़ा जिंदा सबूत है। ये कहानी हर आदिवासी के लिए गर्व का विषय है कि उनके पूर्वजों ने इस देश की सभ्यता को बनाने में कितना बड़ा योगदान दिया है। तो अब जब ये इतिहास सामने आ रहा है, तो आगे क्या होना चाहिए? कि सिर्फ इसे जान लेना काफी है? वसावा अपने लेख में बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि अब समय आ गया है कि इस इतिहास को उसका सही सम्मान दिया जाए। कैसे? स्कूलों और कॉलेजों की इतिहास की किताबों में आशावल और आशा भील का अध्याय जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अहमदाबाद शहर में जहां आज अहमद शाह की पहचान है, वहीं आशा भील के सम्मान में भी एक बड़ा स्मारक और संग्रहालय बनना चाहिए, ताकि लोग जाने, ताकि शहर के लोग, खासकर नई पीढ़ी, अपने शहर की असली जड़ों को जाने और उन पर गर्व कर सकें। ये सिर्फ भील समुदाय का सम्मान नहीं होगा, बल्कि इतिहास के साथ ईमानदारी होगी। थोड़ा रुककर, ये तो ऐसा हुआ जैसे हम किसी आलीशान इमारत की तारीफ कर रहे हों और ये भूल जाएं कि उसकी नींव में किसके पसीने और किसकी सोच का पत्थर लगा है। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है। बिल्कुल। हमें अहमदाबाद के इतिहास की तीनों परतों को समझना और स्वीकार करना होगा। तीनों परतें? पहली परत है आशा भील की आशावल, जो इस शहर की आत्मा है, इसकी नींव है। दूसरी परत है राजा कर्णदेव की कर्णावती, जिसने इस नींव पर विकास किया। और तीसरी परत है सुल्तान अहमद शाह का अहमदाबाद, जिसने इसे एक भव्य राजधानी का रूप दिया। तीनों मिलकर ये अहमदाबाद की पूरी कहानी बनाते हैं। लेकिन अगर हम पहली परत यानी नींव को ही भूल जाएं, तो हम इस शहर की आत्मा को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो आज हमने सुल्तान अहमद शाह से शुरू करके आशा भील तक का एक लंबा सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे खुशहाल शहर की नींव एक दूर की सोचने वाले भील राजा ने रखी थी। ये सिर्फ एक भूली हुई कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी विरासत है जिस पर हर भील, हर आदिवासी और हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। ये चर्चा एक बहुत अहम सवाल खड़ा करती है। क्या भारत में और कितने शहर हैं जिनके इसी तरह के भूले हुए संस्थापक और छिपे हुए इतिहास हैं? सोचने वाली बात है। अहमदाबाद की ये कहानी कोई अकेली घटनी नहीं है, बल्कि ये अपने आसपास के शहरों और कस्बों की नींव को और गहराई से देखने का एक न्योता है। सही बात है। ये हमें उन कहानियों पर सवाल उठाने के लिए उकसाती हैं जो हमें हमेशा से बताई गई हैं। हमारे अपने स्थानीय इतिहास में कौन से गुमनाम नायक अपनी खोज का इंतजार कर रहे हैं?